मैं दिवाकर वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं प्रगति एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था की। पहली क्लासेस में हम लोग ने 2-3 जो लेक्चर आप लोगों ने देखे, हम लोगों ने भाग 1 की बात की, भाग 3 की बात की, संविधान में कितने भाग हैं उनकी बात की। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस खंड को संविधान में रखने का जो उद्देश्य है संविधान सभा का, वो ये था कि राज्य यानी स्टेट, राज्य यानी स्टेट वो क्या करेगा, जब भी अपनी नीतियां बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, तो इन प्रावधानों को उनमें शामिल करेगा, उन प्रावधानों को उनमें शामिल करेगा। जैसे अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP का वर्णन है। वही सबसे बड़ी बात 36 में राज्य की परिभाषा दे रखी है। मैं थोड़ा सा इस बात पे आप लोगों को गौर करवाना चाहता हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ने से पहले एक बार नजर दौड़ा लेते हैं कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में खास तौर पर क्या मूल अंतर पड़ता है, क्या मूल अंतर पड़ता है। ठीक, इसको देखिए कि भाग, ये देखिए इस बात को देखिए, मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं और DPSP सकारात्मक। इन दोनों बातों का ये मतलब हुआ कि मौलिक अधिकारों को लागू करना राज्य के लिए कंपलसरी है, राज्य के लिए कंपलसरी, तो राज्य के लिए नकारात्मक हो गया। और DPSP को लागू करने के लिए राज्य पर कोई विशेष खास बाध्यता नहीं, उससे आशा की गई है, राज्य से आशा की गई है कि राज्य जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान दे रखे हैं उनको लागू करने की आशा की गई कि जब वो कोई नीति या प्रावधान बनाए तो उन प्रावधानों को उसमें शामिल करें। जहां फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार व्यक्तिगत है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सामाजिक अधिकार है, सामाजिक अधिकार है। हम ये बात जानते हैं कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के अधीन हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और 226 के अधीन हाई कोर्ट जा सकते हैं, परंतु DPSP के किसी प्रावधान को उल्लंघन होने पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। अर्थात फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तनीय है और DPSP अप्रवर्तनीय है, वाद योग्य है फंडामेंटल राइट्स और DPSP वाद योग्य नहीं है। ठीक, ये बात हो गई। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ये मूल अंतर है कि फंडामेंटल राइट्स राज्य नकारात्मक है, DPSP सकारात्मक है, वो व्यक्तिगत है, वो सामाजिक है, फंडामेंटल से प्रवर्तनीय है और DPSP अप्रवर्तनीय। एक पॉइंट देखिए, ये लिखा हुआ है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। संविधान में केवल 2 जगह, संविधान में केवल 2 जगह, एक DPSP में, दूसरा प्रस्तावना में। ये तीनों शब्द इसी तरह से एक साथ लिखे गए और भी पूरे संविधान में कहीं भी तीनों शब्द एक साथ नहीं लिखे गए। इस बात पर भी गौर करिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते, मैंने बताया कि राज्य से आशा की गई है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, तो वही बात लिखी गई है कि प्राथमिकता दिया जाना कि राज्य से आशा की गई है कि राज्य जब भी कोई पॉलिसी बनाएगा तो इन प्रावधानों को प्राथमिकता देगा। दूसरी बात मैंने लिखी है कि भाग 3 और भाग 4 में राज्य की परिभाषा एक समान है, यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 में और भाग 4 अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा एक समान ही दे रखी है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा एक समान ही दे रखी है, यानी कि संसद, विधानसभाएं, सभी राज्य सरकारें, केंद्र और राज्यों की, स्थानीय स्तर की सरकारें, जिला बोर्ड और न्यायालय के प्रशासनिक कार्य, ये सभी को परिभाषा में, राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया। और वही बात यहाँ पर भी है कि अनुच्छेद 36 में भी यही सब चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, सामान्य तौर पर जब हम DPSP की बात करते हैं तो हालांकि संविधान में लिखा हुआ नहीं है, संविधान में बात लिखी नहीं है, सैद्धांतिक तौर पर हमने माना कि अनुच्छेद 36 से 51 तक के जो प्रावधान दे रखे वो 3 प्रवृत्ति के हैं, गांधीवादी सिद्धांत की प्रवृत्ति के, समाजवादी सिद्धांत प्रवृत्ति के हैं और पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत की प्रवृत्ति के हैं। और उसी कैटेगरी में हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया। हालांकि सभी अनुच्छेद यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहे, पर आपकी
परीक्षा की दृष्टि से यही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। गांधीवादी सिद्धांत में क्या क्या बातें कही गई। ध्यान रखने वाली बात फिर से मैं बता रहा हूं कि ये सिद्धांत, संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में सिर्फ अनुच्छेदों का उल्लेख है। अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48 ये अनुच्छेदों का उल्लेख है, इन सिद्धांतों का नहीं। सिद्धांतों को उनकी इन प्रावधानों की प्रवृत्ति के हिसाब से अपने पढ़ने के लिए हम लोग अलग अलग कैटेगराइज करते हैं और ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए भी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन कहा। गांधी जी वादी सिद्धांत में जो गांधी के विचारों से प्रेरित प्रावधान है, अनुच्छेद हैं, वो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। इसी को देखते हुए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, जिससे पंचायती राज सिस्टम संविधान का भाग 9 बनाया गया था। ठीक है। 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन की बात की गई। कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन यानी लोकल लेवल पर लोगों को रोजगार की उपलब्धता के संदर्भ में बात कही गई है। ठीक है। तीसरा देखिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 46 में बात कही रखी है कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग के लोगों के सामाजिक और शैक्षणिक हितों का संरक्षण हो सके। 47 वही गांधी जी के जैसे जानते हैं, अहिंसा के प्रेमी। ठीक है। मद्य पदार्थों के पेय और सेवन पर प्रतिबंध की बात की गई। इस सिद्धांत को गांधीवादी सिद्धांत में रखा गया। अनुच्छेद 47 में दे रखा है कि हानिकारक पेय और पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध राज्य से आशा की गई है, राज्य से आशा की गई है। हालांकि बड़ी अजीब आशा की गई है, आप सब जानते ही हैं बड़ी बारीकी से कि हानिकारक पेय पदार्थों से राज्य को बहुत अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई राज्य ऐसा चाहेगा। हालांकि देखा आपने कोविड के समय में भी लोगों ने ताड़ाताड़ी एकदम कुछ खोला नहीं खोला, सबसे पहले ढक्कन खोले तो बियर के और दारू की बोतल के। ये वही चीजें कि जब प्रावधान दे रखा है कि उसे प्रतिबंध लगाएगा, लेकिन राज्य से आशा जो की गई थी, पर आशा क्या है, जब उससे उतना अधिक राजस्व आ रहा है तो क्यों प्रतिबंध लगाएगा। खैर, अच्छा। 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कृषि और पशुपालन के संबंध में राज्य ऐसे प्रावधान, ऐसी योजना, ऐसी नीतियां लाएगा कि इनका विकास होगा, इनका संगठन मजबूत होगा। ठीक। तो ये हो गए गांधीवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत की बात करें, ये समाजवादी सिद्धांत का मतलब इस तरह समझिए कि समाज में रहने वाले लोगों के बीच समानता, बंधुता, एकता जैसी भावना का विकास हो, उनमें विभेद की जो स्थितियां हैं वो खत्म हो, ऐसे प्रावधानों को समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 39 खा क्या कहता है? आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। यानी एक ही व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसको एक समान वेतन मिलना चाहिए। एक ही प्रकार का कार्य अगर कई व्यक्ति कर रहे हैं तो सभी को एक ही प्रकार का इनकम होनी चाहिए। साथ ही समाज में उच्च वर्ग यानी आर्थिक रूप से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, आर्थिक रूप से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के जो बीच का जो गैप है इसको भी कम करने का प्रयास राज्य करेगा। ये प्रावधान इसी में शामिल है। 39 का क्या है? समुदाय के भौतिक संसाधन क्या हो गए? कोयला हो गए, बालू, सीमेंट, बालू हो गया, मोरंग हो गए, ये सब क्या खदानों से खोद के लाया था, पर पत्थरों को काट के ये सब चीजें भौतिक संसाधन के रूप में लाई जाती। ठीक। इसी प्रकार से अन्य भौतिक संसाधन, ये सभी को क्या कहा गया कि इनका स्वामित्व और नियंत्रण ऐसा ना हो जाए कि कुछ ही हाथों में सीमित होकर रह जाए और बाकी सभी लोग सीमित होकर रह जाए और बाकी सभी लोग इससे दूर रह पाए या बहुत ही कम मात्रा में उपयोग करने के योग बने। यानी सभी की पहुंच भौतिक संसाधनों तक होनी चाहिए, नदियों तक पहुंच होनी चाहिए, झीलों, तालाबों तक पहुंच होनी चाहिए। ठीक। वन तक पहुंच, ये सब भौतिक संसाधन में आते हैं। ये सभी संसाधन
कुछ ही हाथों में सीमित न रह जाएं, इस बात को रोकने का प्रावधान 39 में किया गया कि राज्य ऐसा कार्य करेगा कि कुछ भौतिक संसाधन कुछ हाथों में सीमित न रह जाएं, समाज के सभी वर्गों, सभी लोगों, सभी तक उनका वितरण होना सुनिश्चित हो। 39 घा महिलाओं और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 42 जो समाजवादी सिद्धांत के अधीन माना गया है, काम के न्यायोचित दशाओं और प्रसूति सहायता की, यानी जैसा कि महिलाओं के संबंध में खास तौर पे कहा गया है कि महिलाओं के लिए जो जिस भी ऑफिस या कार्यालय में वो कार्य कर रही हैं, उनके लिए वहाँ की जो दशाएं हैं वो न्यायोचित होनी चाहिए। और प्रसूति सहायता की बात कही गई। ठीक, इसी को देखते हुए तो प्रसूति से 2 वर्ष की छुट्टी मिलती है और है महिलाओं को उनके 2 बच्चों के, प्रथम 2 बच्चों पर 2 वर्ष की छुट्टी मिलती है। बच्चे 10वीं पास होने से पहले वो महिला कभी भी उन बच्चों की देखभाल के लिए 2 वर्ष की छुट्टी ले सकती है। ठीक है, अब तो पुरुषों को भी आ गया। अभी आपने जल्दी सुना होगा विराट कोहली ने 15 दिन का पैटर्निटी लीव लिया। ठीक, मातृत्व अवकाश हो गया तो पितृअवकाश हो गया। अच्छा, पाश्चात्य उदारवादी सिद्धांत नाम से ही पाश्चात्य यानी पश्चिम से लिया हमने, और उदारवादी सिद्धांत यानी आधुनिक सिद्धांत है। इनको माना गया कि अनुच्छेद 44 में एक समान नागरिक संहिता की बात की गई। एक समान नागरिक, सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, उसकी बात की। कुछ मामलों में खास करके विवाह और इन संदर्भों में जो कानून है वो धर्म के हिसाब से विभेद हैं, उनमें बंटवार अलग अलग तरह के हैं। ऐसी चीज़ें और अन्य कई और कारण हैं जिनके कारण भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कुछ कानून सभी व्यक्तियों पर एक जैसे लागू नहीं होते हैं। उसके हटाने के एक समान नागरिक संहिता, सभी को एक समान नज़र से देखा जाए, वैसी बात कही गई है। 45 में कहा गया है कि जन्म से 6 वर्ष की आयु की देखभाल, यानी बच्चा जब से जन्म लिया है तब से लेकर 6 वर्ष तक, जब से जन्म लिया तब से 6 वर्ष तक देखभाल और उसकी शिक्षा को बात कही गई। उसकी शिक्षा की बात कही। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अनुच्छेद 21 का ये क्या, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक, ये मौलिक कर्तव्य का भाग है। तो शिक्षा के अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा राज्य निःशुल्क कराएगा, ये बात कही। और उससे पहले की बात क्या कही गई है डीपीएसपी में कि जन्म से 6 वर्ष की आयु की देखभाल और शिक्षा का कराने का प्रयास राज्य करेगा। बात समझिएगा, दोनों बात। 14 वर्ष तक पूरा सिस्टम बना रखा है कि 14 वर्ष तक कोई भी बालक या बालिका, बच्चे शिक्षा से विहीन ना हो। तो 45 में 0 से 6 वर्ष की बात की गई है और उसके बाद 21 का में 6 से 14 वर्ष की बात कही गई। 50 समझ गए, कार्यपालिका का और न्याय परिकर का पृथक्करण, यानी ये दोनों ही क्या है, अपने अपने कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, उसको पृथक किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति, राज्य से आशा की गई कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। ठीक, तो ये थे डीपीएसपी के महत्वपूर्ण प्रावधान जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक बात और जानने वाली है कि अनुच्छेद 39 खा और अनुच्छेद 39 गा, इन 2 अनुच्छेदों को लागू करना होता है तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर इन दोनों अनुच्छेदों को वरीयता मिल जाती। सामान्य तौर पर फंडामेंटल राइट्स जो है राज्य की मजबूरी है देना, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार राज्य की मजबूरी है देना, वो उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन इन 2 अनुच्छेदों के संबंध में यदि कोई कानून बनता है तो अनुच्छेद 14 और 19 का अगर उल्लंघन हो रहा हो तो कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता कि मेरे अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है, जो इसका आधार 39 खा और 39 गा के अधीन जो प्रावधान है उसके अनुसार जो राज्य ने नीति बनाई है।
ठीक। तो कुल मिला के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 पर इन दोनों ही अनुच्छेदों को वरीयता बढ़ोतरी मिली हुई है। बाकी सभी स्थिति में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी अपने अपने क्षेत्र में समान अधिकार, समान पावर रखते हैं। ठीक। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को यहाँ से अच्छी तरह से सुना होगा, समझा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसमें कुछ भी छूटे ना। ठीक। तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले और बेहतर वीडियोस हम लोग आपके लिए ला सकें। थैंक यू।